नमस्कार, मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर, करोड़ों भारतीयों का टूटा सपना। केवड़िया में आदिवासी युवक की पिटाई के बाद मौत, आदिवासी विधायक चैतर वसावा ने दिया धरना। वडोदरा का विकास फिर एक बार सवालों के घेरे में, निमाली गांव का कीचड़ दलदल से भी बदतर। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 kg की कैटेगरी में खेलती हैं। आज बुधवार को उनका वजन लगभग 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। वे बुधवार रात होने वाला 50 kg कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 kg कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वे 53 kg में खेलती थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा से कहा है कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। PM ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने की भी मांग की है। कई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे। इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 kg कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात के केवड़िया में ट्राइबल म्यूजियम में आदिवासी युवक की पिटाई के बाद युवक की मौत हो गई है। इस मामले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक शव स्वीकार करने से डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने इनकार कर दिया है। गरुड़ेश्वर PHC के बाहर ही विधायक ने धरना देते हुए इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि एजेंसी को बचाने के लिए पुलिस मामले में लीपापोती की कोशिश कर रही है और ऐसे में गरीब परिवार के लिए चैतर वसावा ने न्याय मांगते हुए कल से केवड़िया बंद की भी बात की है। અમે શરૂઆતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ગયા। જે વ્યક્તિને માર માર્યો છે એને ખોલીને આખું જોયું તો ખૂબ બેરહમથી મારી છે। એમના પરિવાર ખૂબ જ વેદના અને દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે। અહીંના લોકોમાં ખૂબ આક્રોશ છે। આ ભાઈને પણ હોસ્પિટલમાં એમની બોડી જોઈને આવ્યા તો ઝાડા પેશાબ કરાવી દીધા, એટલા ખતરનાક માર માર્યો છે। ત્યારે અમે કહીએ છીએ કે અમારા લોકો સામે આટલી બધી ધૃણા કેમ? વિસ્તાર અમારો, વસ્તી અમારી, જમીન અમારો, ત્યારે અમે હવે ચલાવવાના નથી। અમને ન્યાય નહીં મળશે તો આવનાર દિવસોમાં હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસીઓ અહીંયા ભેગા થશે અને અમારે બંધના એલાનો પણ અમે આપવાના છે। એમને ન્યાય મળશે। આવતીકાલે પણ અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બંધનું એલાન આપીશું। આવનારા દિવસોમાં 5 દિવસ 10 દિવસ જેટલા દિવસો થશે અમે બંધનું એલાન આપીશું। બોડી પણ અમે સ્વીકારીએ નહીં જ્યાં સુધી પરિવારને ન્યાય નહીં મળશે, ત્યાં સુધી અમે ડેડ બોડી સ્વીકારવાના નથી। તંત્ર દ્વારા જે અહીંના મજૂર લોકો છે, સુપરવાઇઝર છે, એમની ધરપકડ થયેલી છે। જે વ્યક્તિનો આ કરોડોનો પ્રોજેક્ટ છે તો એ વ્યક્તિનું નામ કેમ FIR માં નથી નાખ્યું? જે અધિકારી આ સંભાળે છે એનું નામ કેમ FIR માં નથી? અને આટલો કરોડોનો પ્રોજેક્ટ હોય, 257 કરોડનો ખર્ચો થયો છે તો અહીંયા તમારે CCTV કેમેરા મૂકવા જોઈએ। અહીંયા કોણ આવે છે, કોણ જાય છે તે પણ તમે નથી મૂક્યા। એટલે 6 વર્ષથી આ પ્રોજેક્ટમાં માત્ર ને માત્ર કરોડો રૂપિયા અહીંના ભાજપના લોકો કઈ રીતના સગે વગે કરે છે આવનાર દિવસોમાં ખુલ્લા પાડીશું। આજના આટલી દુઃખદ ઘટનામાં પણ કેટલાક રાજકીય નેતાઓ આને ભીનું સંકેલવા માટે પોલીસ પર દબાણ કરી રહ્યા છે, પણ અમે એ ચલાવવાના નથી। જે પણ રાજકીય નેતા ભીનું સંકેલવા પ્રયાસ કરતા હોય એમને પણ આપના માધ્યમથી કહીએ છીએ કે આદિવાસી સમાજનો એક દીકરો મર્યો છે, એના
પિતા એકને એક દીકરો ગુમાવીને બેઠા છે, એટલે એમને ન્યાય નહીં મળશે તો અમે આવનાર દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું। गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा का एक इलाका ऐसा भी है जहां परिजन को अंतिम क्रिया के लिए भी ट्रैक्टर पर गुजरना पड़ता है। वडोदरा के तेजी से विकसित हो रहे विमाली में शमशान की ओर जाने वाली सड़क पर इस कदर कीचड़ फैल गया है कि अंतिम क्रिया के लिए ट्रैक्टर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। साल 2020 में विमाली को वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किया गया था। तब से यहाँ पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है और अब सड़क पर पड़े हुए गड्ढे और शमशान की ओर जाने वाली सड़क खस्ता हाल होने से स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है। फैसिलिटी वो तो कॉरपोरेटर को लाएंगे तब पता चलेगा, क्यों इसलिए तो आप भागते फिरते हो, ये आते ही नहीं हो। उनको डर लगता है कि लोग मारेंगे हमको, यहीं गाड़ देंगे। इधर से इधर दौड़ते, खोदते, एक जगह रोड तोड़ते, दूसरी जगह पाइप डालते वहाँ तीसरी जगह कुंडिया बनाना चालू कर देते। स्ट्रीट लाइट का ठिकाना नहीं है, रोड का ठिकाना नहीं है। अब यहाँ 2-3 दिन में जो डेथ हो गया, यहाँ लाने के लिए, स्मशान में जाने के लिए रोड नहीं है। आपने देखा ये रोड नहीं है, ट्रैक्टर में ले जाना पड़ता है डेड बॉडी को। साथ में जो लोग आते हो तो जा ही नहीं सकते। नाम मत लो भाई साहब, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये हमारे कॉरपोरेटर हो गए। स्मार्ट सिटी नहीं है, कॉरपोरेटर स्मार्ट हो गए और दिखते ही नहीं है। कहाँ उड़ रहे हैं, कोई कहाँ जाता है पता ही नहीं। खाली स्मार्ट सिटी का, पूरे सिटी में तो हम जाते ही नहीं। सिटी की हालत ऐसी है, हमको लगता है कि हमें हमारी पर्सनल रजू करने के लिए आगे जाए, पर हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो वहाँ भी हालत वही है। क्या आप कॉर्पोरेशन की इस कामगिरी से नाराजगी व्यक्त? कोई काम ही नहीं करता। हाँ, वो एक काम है इनका बढ़िया टॉप, एडवांस में टैक्स ले लेना। अभी देखो उनके पास सैलरी वगैरह का पैसा नहीं है। ये साल का 2024-25 का रेंट्स वगैरह जो लेना है, टैक्स वगैरह जो लेना है, उसके लिए भी उनको डिस्काउंट स्कीम डालनी पड़ी है कि 20 अगस्त तक भर दो, 5 अगस्त तक भर दो, इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको। मतलब पैसा ही नहीं उनके पास। पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ौदा स्मार्ट सिटी के लिए दिया है। कहाँ गया पैसा, कौन खा गया, उसकी जांच होना जरूरी है। સ્મશાનમાં કઈ રીતે જવું એ જ સવાલ છે પહેલો। કાં તો ઉડીને જવું પડે, કાં તો પછી હેલિકોપ્ટર લઈને જવું પડે, એવો પ્રોબ્લેમ થયો છે અત્યારે। ભાઈ કોર્પોરેટર અમે લગભગ 6 વર્ષથી આવીશું, પણ એક કોર્પોરેટર આ વિમાલી ગામમાં જોવા માટે કશું આવ્યું નહીં। ભાઈ તમારે શું તકલીફ છે, શું પ્રોબ્લેમ છે? આ 6 મહિનાથી ખોતરી નાખેલું છે બહાર, પાઇપ આજે નાખે, કાલે બીજા દિવસ બીજો આવે ને ત્રીજો આવે, એમ કરીને ખોતરી નાખે। રસ્તાની એટલી પથ્થર ખંડી જાય, રોજ 2-3 એક્સિડન્ટ થાય, પડે આખડે, હાથ ભાગે, પગ ભાગે, એવું કરીને મૂક્યું નથી। ઠાગર થીગર કરતા કશું જ કરતા નથી। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतिम विधि के लिए शव को पैदल ले जाया जाए, ऐसी स्थिति ही नहीं है, क्योंकि यहाँ घुटने तक धंस जाए उतना कीचड़ है। और ऐसे में एक बुजुर्ग महिला की अंतिम विधि के लिए शव को ट्रैक्टर ले जाने की नौबत आई। इस मामले में विमाली के पूर्व सरपंच नीलेश पटेल का कहना है कि 10 लाख रुपए का खर्च करने के बावजूद स्थिति जैसी की तैसी है, क्योंकि यहाँ न नगर सेवक ध्यान देते हैं और न ही वडोदरा महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी। ये पोजीशन है, जबकि कॉरपोरेटर को सब मालूम है, फिर भी वो लोगों ने एक ही बात है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको एक बात करना है, फोटो गिराना है और बाद में चले जाना है। कोई छायाबेन खड़की है, फिर रूपलबेन मेहता है, डॉक्टर राकेश शाह है, फिर वो पराक्रमसिंह जाडेजा है। 1-2 डंपर रब्बल मेटल का डाल के, जिसका उन लोगों ने 10.5 लाख रुपया खर्चा किया है, कर करके खूब वाहवाही कुछ नेता लोगों ने मचाई थी, धूम मचाई थी, छोटे छोटे अखबारों में उनके आर्टिकल्स छपवा करके। लेकिन फिर इस बार इस बारिश का मौसम आया, तभी हमने विरोध किया था कि इससे प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला है रास्ते का। आप इनको पक्का आरसीसी रोड बना करके दे दो, ताकि अगर कोई आदमी मरता है तो इन्हें कोई दिक्कत न हो। और इस बार भी 2 लोग मर गए। हमने अब पिछले 4 दिन के अंदर 2 ननामी को जाते हुए देखा, इनको काफ़ी दिक्कत हुई है। अब की बार भी ट्रैक्टर्स फंस गए, साथ में चलने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई। वो अपनी जान बचा बचा करके किसी की अंतिम यात्रा में वहाँ तक पहुँचे। हमें इस चीज़ का आक्रोश है। हम बार बार कॉरपोरेशन से यही रजूआत करते हैं कि कम से कम आपने पूरे TP1 TP2 के जो विस्तार है वहाँ पर के रोड, रास्ते, पानी, ये समस्या, तालाब की समस्या कुछ दूर नहीं की। कम से कम
आदमी मरने जा रहा है तो शांति से जाना चाहिए, तो उतना रास्ता तो हमको ठीक से बना करके दे दो, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। पैरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर भारत लौट आई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनकी कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। देश लौटने पर मनु ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक होंगी। मनु रविवार को होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी के लिए पेरिस लौट जाएंगी। पेरिस ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियाई टीम को 16-10 से हराया। मनु एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। गुजरात के वडोदरा के शैसव स्कूल में ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत ट्रैफिक अवेयरनेस फैलाई गई। छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रैफिक के प्रति जागरूक करने की एक विशेष पहल वडोदरा के शैसव स्कूल में की गई, जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को ट्रैफिक अवेयरनेस पर जानकारी दी गई। वही जानकारी स्कूल के छात्रों ने अपने पेरेंट्स को भी दी। अक्सर अभिभावक ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चों के जरिए उन तक ट्रैफिक अवेयरनेस का संदेश पहुंचाने की उम्दा पहल शैसव स्कूल में की गई, जहां बच्चों ने ही ट्रैफिक के नियमों को अपने अभिभावकों तक पहुंचाया। I shall always try to be worthy of it. I say respect to my parents, teachers, and all my elders, and treat everyone with courtesy. To my country and these people, I pledge my devotion. India will be prosperity, alone my happiness. Today, Saisha students are here. They are doing traffic management campaigning. So today's my slogan is "Safe drive can save life." So do safe drive. Don't go on wrong side. Use helmet and use the traffic rules. We are hosting a campaign of traffic management rules. आज हम सब ने काउंसिल मेंबर मिलके आज एक कैंपेन किया था स्कूल के बाहर, जहां पर सेफ्टी रूल्स के बारे में हमने एक मैसेज दिया था। जो लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, थोड़े रास्ते के लिए रॉन्ग साइड से आते हैं, अपनी जान खतरे में देते हैं, उन सबको ये मैसेज है कि प्लीज सेफ्टी रूल्स फॉलो कीजिए, राइट साइड से अपने हेलमेट पहनिए, सारे रूल्स फॉलो कीजिए। आज हम काउंसिल मेंबर ने मिलकर सबको ये मैसेज दिया है कि प्लीज ये रूल्स को फॉलो कीजिए, हेलमेट पहनिए और सेफ्टी को फॉलो कीजिए। यह आयोजन शैसव स्कूल के काउंसलिंग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसके जरिए छात्रों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। स्कूल के इस आयोजन पर एकेडमिक डायरेक्टर और प्रिंसिपल एन.के. सिन्हा ने जानकारी दी। शैसव स्कूल के विद्यार्थियों ने एक संदेश दिया है हमारे वडोदरा के निवासियों को दैट ट्रैफिक रूल का पालन करना निहायत ही आवश्यक है। बच्चों के इस कैंपेन में हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैफिक के बनाए हुए रूल का बिल्कुल पालन करें और आने वाले असामयिक जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उससे वो बचें। बच्चे हमारे इस कैंपेन में आज से शुरुआत उन्होंने की है और आने वाले एक वीक तक, एक सप्ताह तक हमारे बच्चे इसी प्रकार से इस कैंपेन को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अवेयरनेस पूरे समाज में फैले, ताकि आने वाली संतति और आने वाला जनरेशन भी इन चीज़ों को समझते हुए ट्रैफिक रूल का पालन करना सीखे। इसमें जो अभिभावकों का सहयोग है उसे हम सराहते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि कालांतर में हम ऐसे ही बहुत सारे संदेश समाज को देते रहेंगे, ताकि शैसव के विद्यार्थी अपने एक यूनिक प्रपोजिशन के साथ वडोदरा में एक नई ऊंचाई कायम कर सके। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में ही रहेंगी। उनके बेटे जावेद जॉय ने जर्मन वेबसाइट DW को बताया कि हसीना का कहीं और जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उन्होंने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। दूसरी ओर बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े लगभग 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेशी एक्टर सामतो खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्टूडेंट की सिफारिश के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वह मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश आरक्षण की आग में झुलस रहा है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है और फिलहाल भारत में है। इसी बीच बांग्लादेश के भारत में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर चिंता जताई जा रही है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में भी कई छात्र बांग्लादेश से पढ़ाई करने यहां पहुंचे हैं। उन सभी की सुरक्षा के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के 80 छात्र MS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के साथ वाइस चांसलर विजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार समेत के पदाधिकारी ने बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। હવે સાહેબ આ છોકરાઓની અમે સાંજે એક મિટિંગ બોલાવી હતી। મિટિંગમાં અમે એમના પરિવારના ખબર અંતર પૂછવા માટે, એમના સ્નેહીજનોના ખબર અંતર પૂછવા માટે અમે મિટિંગ બોલાવી હતી અને એ લોકો અહીંયા કેવું ફીલ કરે છે, એકલવાયું નહીં ફીલ કરે। અને અમે તમે જાણો છો કે અમારું જે ઓફિસ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ અફેર્સ દરેક છોકરાની પૂરેપૂરી કાળજી રાખે છે અને એમના દરેક સુખ દુઃખમાં અમે હંમેશા સહભાગી હોઈએ છીએ। એટલે એમને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો અમે અમને કીધું છે કે તમે અમને ફોન કરજો અથવા અમારી ઓફિસે આવજો। અમારે ત્યાં બધા છોકરા જુદી જુદી જગ્યાએ રહે છે, ફેકલ્ટી જુદી જુદી જગ્યાએ રહે છે અને પોતપોતાની રીતે એ લોકો આવ્યા હતા અહીંયા, બધાની જોડે વાત કરી, એમનું મન હળવું થયું અને પછી એમની રીતે એ લોકો ગયા। गणेश उत्सव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है।
ऐसे में गणेश प्रतिमा तैयार करने वाले कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। गुजरात की उत्सव नगरी वडोदरा में हर त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में गणेश प्रतिमा बनाने वाले कारीगर लगातार छोटी बड़ी प्रतिमाओं को तैयार कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वडोदरा में प्रतिमाओं को बनाने का काम शुरू हो गया है। वडोदरा के आजवा रोड पर सरदार स्टेट निकट वडोदरा के जाने माने प्रतिमाकार अशोक अजमेरी और राजू अजमेरी प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी बनाई हुई प्रतिमा प्रताप मडगा की पोल में स्थापित की जाती है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर हैं। अयोध्या के श्री राम की प्रतिमा के स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा अशोक अजमेरी बना रहे हैं, जिसका अलग ही आकर्षण देखने को मिलेगा। इस साल गणपति का माहौल अच्छा है, हर जगह पे सब बड़ी बड़ी गणपति की मूर्ति बैठने वाली है, क्योंकि परमानेंट उन लोग ने परमिशन दे दिया कि कितनी भी बनाओ बड़ी बड़ी। अभी जो बन रही है बाहर गाँव की भी जाती है, हमारे पास अहमदाबाद की है, गोधरा है, दाहोद वाले है, छोटा उदयपुर, बोडेली सब यहाँ से ले जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति जाती है। 18 फुट तक है मूर्ति। 3 दिन तो लगते हैं एक मूर्ति को बनाने में कम से कम। ये पीओपी की आती है और डिजाइन सब फाइबर की बनाते हैं। मिट्टी की बनाते हैं, पर बारिश के टाइम पे अभी नहीं मजा आएगी, क्योंकि अभी ऑर्डर सब लोग बाद में देते हैं, 1-1.5 महीना 2 महीना बाकी है, तब उस टाइम में नहीं बन सकती है मिट्टी की, बारिश के टाइम में। जो भाव है वो अगली बार का नहीं, ऐसा ही भाव, ऐसा कोई बढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं है, सेम। थोड़ा मटेरियल का उनके पे डाल दिया है, लोकल लाने का है, तो उसका जो डिफरेंस होता है ले लेते हैं। दूसरा कोई ऐसा मूर्ति में भाव नहीं बढ़ाया है। हर जगह पे बड़ी मूर्ति बिठेगी, डीजे भी चलेगा, मूर्ति भी, सबको मजा आएगा उत्सव जहाँ। गणेश जी की परमिशन लेट मिलने से काफ़ी लेट चालू हुआ है, और हमारे यहाँ आपने देखा होगा खड्डा वगैरह किया था तो दिक्कत थी, लेकिन काम पुरजोश में चल रहा है, ऑर्डर भी मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिले। आप देखो तो लास्ट टाइम जो राम भगवान को लेकर के प्लॉट थे, राम जी हनुमान जी, वो भी ये साल भी वही चल रहा है, ज़्यादा लोगों की डिमांड यही है। आप ये गणेश जी देख रहे हो, ये 50 साल के ऊपर पुराना है, ये सबसे पुराना मंडलों में से एक है। और आपने देखा प्रताप मडगा की पोड़ का पीएमपी का वो राम स्वरूप है, वो अयोध्या में विराजमान है अभी, वही स्वरूप 17 फुट का टोटल हाइट है, उसमें गणेश जी 12.25 फुट के है, और बाकी जो उसकी बैकग्राउंड है वो लकड़े में कार्विंग करके CNC मशीन पे, वो भी एक अद्भुत है, बहुत ही ऊंची कला है, वो भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सेम टू सेम 0 रिजल्ट देते हैं। और हम क्या करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति खाली विसर्जन होती है, यानी सिंहासन के साथ 20 फुट भी चला जावे तो मूर्ति खाली विसर्जन करने की, और यानी 15 की हो, 12 की हो, 12 के अंदर रहती है, तो वो सब विसर्जन हो जाती है ना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, ना पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ना वो मूर्ति का कोई प्रश्न आता है कि अंदर विसर्जित होगी कि नहीं। जबकि दूसरी प्रतिमा श्री गुरुदत्त युवक मंडल के लिए बनाई जा रही है, जिसे लोग सोने चांदी का चढ़ावा तक चढ़ाते हैं। इस वर्ष भी मंडल के लिए अद्भुत सुंदर प्रतिमा अशोक अजमेरी और राजू अजमेरी तैयार कर रहे हैं। 67 साल हो गए और सेम ही मूर्ति बनती है हमारे सालों से। उसमें सोने का सब गहना है, चांदी का है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, और जो मूर्ति जो बनाने का जो है एक ही जगह पे बनाते हैं, वो जगह भी चेंज नहीं होती है सालों से। ये मन्नत की हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे, मगर ये मन्नत मानते हैं लोगों के फल रहे, सब ये सब हो रहा है, इसलिए वो पब्लिक उनके हिसाब से आके चढ़ा के जाते हैं। हम कुछ पब्लिक को बोलते नहीं है कि आप इतना ये करो, ये चढ़ाओ, अगर वो उनका जो बोलते हैं वो आके रख के चले जाते हैं, बनाते हैं। गुरुदत्त युवक मंडल, दीगेवाड़ा, दंडे बाजार। संघ प्रदेश दमनदीप ने निर्दलीय के रूप में जीत कर आए सांसद उमेश पटेल ने फिर एक बार प्रदेश की जनता के हित में संसद में आवाज उठाई है।
उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद दमनदीप के मछुआरों को छुड़वाने की मांग देश की सरकार से की है। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदया जी, हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव समुद्र किनारे बसा हुआ प्रदेश है, जहां मच्छीमारी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है और एकमात्र रोजगार का साधन भी माना जा सकता है। हमारे ज्यादातर माछीमार कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको समुद्री सीमाओं का ज्ञान नहीं होता, जिसके चलते समुद्र में मच्छी पकड़ते वक्त गलती से पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं और वो निर्दोष गरीब मच्छीमार पाकिस्तान की जेल में पहुंच जाता है। ऐसे काफी गरीब मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में वर्षों से बंद है। उनमें काफी बुजुर्ग और बीमार मछुआरे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जेल में बंद अनेक मछुआरे की हालत बहुत खराब है, जो कभी भी मर सकते हैं। पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों को अनेक यातनाएं और पीड़ाएं दी जा रही है, जो वहां के मछुआरे लिखित में बंद पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरे लिखित में अपने परिवारजनों को लिख कर दे रहे हैं। महोदया जी, अनेक मछुआरों को तो पाकिस्तान की कोर्ट ने बरी भी कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वहां की सरकार ने उनको रिहा नहीं किया है। महोदया जी, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दमन एवं दीव सहित पूरे देश के मछुआरे जो भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है, उनको अति शीघ्र रिहा करवाकर भारत लाने की कृपा करें और हमारी समुद्री सीमाओं की मजबूती की जाए, ताकि हमारे निर्दोष मछुआरे पड़ोसी सीमा में ना पहुंचे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे देश में प्रतिबंधित लाइन फिशिंग, लाइट फिशिंग और फिक्स बोया फिशिंग, काबा फिशिंग बंद करवाई जाए। मैडम, काफी लोगों ने समुद्र पर कब्जा कर रखा है, जिससे हमारे मछुआरों को फिशिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और सीमा लांघ जाते हैं और वो पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे मछुआरों की रक्षा की जाए। क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल थीम अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 मनाया जा रहा है। इसके तहत गुजरात के वडोदरा में एकेडमिक फॉर पीडियाट्रिक गुजरात, एकेडमी फॉर पीडियाट्रिक वडोदरा और न्यूनेटल फोरम गुजरात चैप्टर द्वारा 1 से 7 अगस्त तक विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसमें वडोदरा के विभिन्न मेडिकल कॉलेज, एसएसजी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, GMERS गोत्रे मेडिकल कॉलेज, पारुल हॉस्पिटल, सुमनदीप विद्यापीठ, विभिन्न प्राइवेट ट्रस्ट, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ईशा हॉस्पिटल समेत कई हॉस्पिटल भी शामिल हुए हैं। विभिन्न गतिविधियों के जरिए दूध पिलाने वाली मां और उनके फैमिली मेंबर्स, मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव सभा, क्विज, नाटक, विभिन्न कंपटीशन जैसे आयोजन भी इस मौके पर किए जा रहे हैं। इन सभी आयोजन का आशय ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति लोगों को अवेयर करने का है, ताकि बच्चे और माता दोनों का स्वास्थ्य सुचारू रहे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही,
Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाली तीज के मौके पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस मौके पर फलदार वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के संकल्प के साथ आम जनता को भी प्रकृति से जोड़ने की कवायद की गई। छोटा सा पार्क उस समय हम लोगों ने इसलिए विकसित किया था ताकि जो भी इधर से जाएं, इधर से आएं और जो स्नान करके इधर से आएं वो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को नमन कर सकें और उनको याद कर सकें। और ये छोटे से खूबसूरत जो पार्क हम लोगों ने तैयार करवाने की कोशिश की उसका वो आनंद भी ले सकें, क्योंकि कोई भी आएगा तो एक तो देवभूमि भी है और ये वीर भूमि भी है। और मुझे लगता है कि जहाँ 4 धाम है वहाँ वीर भूमि का भी एक अलग धाम, सैन्य धाम भी इसको बोलते हैं आप, तो वो यहाँ से जो पीढ़ी है वो प्रेरणा लेकर के जा सके। और उस दिन जो है वृक्षारोपण अगर कोई भी करता है अपने अपने क्षेत्रों में तो वो फलता फूलता है। और ये आपने देखा होगा, ये स्वतंत्रता सेनानी पार्क जो है पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इसको डेवलप किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि डेवलप तो किया गया है 1 साल में, लेकिन उसके बाद ना तो विकास प्राधिकरण ने इसकी सुध ली और ना नगर निगम ने सुध ली। तो आज ये मकसद था पूर्व मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाने का कि उन्होंने उद्घाटन किया था एज ए सांसद रहते हुए। इसका हमारा मकसद इस बात का था कि किस उद्देश्य के लिए इसका डेवलप किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए इसे डेवलप किया गया था उसका रखरखाव होना चाहिए। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ये ऊपर जो है हाईमास लगा हुआ है ये नहीं चलता, तो इस प्रकार की परेशानी है। गुजरात के अहमदाबाद की श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल में सिंगर रोमियो ने अपने नए एल्बम लेट मी लव का अनावरण किया। 4 मनमोहक गीत के साथ ही यह म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म है जिसे स्कूल में प्रस्तुत किया गया। इससे पहले रोमियो ने 13 फतूर से सभी को बेहद आकर्षित किया था, जिसे YouTube पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेट मी लव को स्कूली बच्चों के बीच रिलीज करते हुए रोमियो ने काफी खुशी जताई। वही छोटे छोटे बच्चे भी एल्बम के रिलीज पर काफी खुश नजर आए। यहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार आए हैं जो सिंगर भी है, डांसर भी, एक्टिंग भी करते हैं। और ये देख के बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल पढ़ाई के साथ ये सब एक्टिविटीज भी कराती है। मैं 10वीं में ये स्कूल में पढ़ता हूँ और आज हमारे में इतने बड़े सुपरस्टार, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े सुपरस्टार हमारे स्कूल में आए। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई विश के मैं उनसे मिल सकूं। श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हार्दिक मोदी और सिंगर रोमियो ने भी इस मौके पर काफी उत्साह दिखाया।
आज एक म्यूजिक एल्बम है जो आर रोमियो करके जो सिंगर है वो खुद सॉन्ग राइटर भी है, तो उनका एक अच्छा सा म्यूजिक एल्बम 24 मिनट अराउंड का है जो आज लॉन्च हुआ है। जी सर, जरा मैं उसमें एक कहना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े स्वामी जी है प्रेम स्वरूप दास जी और शास्त्री स्वामी जी, जिन लोगों का सिर्फ एक अलग सा एक मोटिवेशन वो है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संगीत में, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में जहाँ जहाँ बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, जो भी बच्चों को आज सीखना ज़रूरी है, वो सब सारे सेमिनार, सारे सिंगर को यहाँ पर हम लोग इनवाइट करते हैं और ढेर सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे हर रोज़ हम लोग करने का एक प्रयास करते हैं। उनमें पूरा मार्गदर्शन स्वामी जी का हमारे साथ रहता है और आशीर्वाद भी रहता है सर। आई एम रियली एक्साइटेड कि हमारी इतनी मेहनत किया हुआ गाना आज इतने सारे लोगों के साथ रिलीज करने जा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ के लोग बहुत स्वीट है। कल रात से अब से मैं यहाँ पे लैंड किया हूँ, बहुत इतना प्यार मिला है मेरे को कि आई कुडंट स्लीप पूरी रात भर के एक्साइटमेंट बन के आज यहाँ लॉन्च करना है सॉन्ग। माई फेवरेट थिंग इज द पीपल, बहुत स्वीट पीपल है एंड माई फेवरेट डिश ढोकला। ये हर इंसान के लाइफ में होता है कि आप जब किसी को डेट कर रहे होते हो, किसी के साथ में होते हो, तो आपके एक्सेस वापस आने का ट्राई करते हैं। अभी उससे ज़्यादा आई लुक फॉरवर्ड कि ऑडियंस के कमेंट्स क्या आएंगे, उनका रिव्यू क्या आएगा। तो आई डिडंट रियली थिंक कि कितने व्यूज हैं, कितने लाइक्स है, बट आई एम वेटिंग फॉर रिव्यू गाने का। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे सर? कि आपने इतना प्यार दिया है और कि वही प्यार कंटिन्यू कीजिए एंड मैं ऐसे ही बेटर गाने बनाते रहूंगा। वडोदरा के महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा हर साल एक एग्जीबिशन का आयोजन होता है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को मौका दिया जाता है अपनी कला लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा 9 और 10 तारीख को ऊर्जा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में इस बार जो 4th एडिशन है ऊर्जा का, इसमें क्या खास होने वाला है, इसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा 2024 में क्या अलग होगा, क्या नया होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा ऊर्जा नाम का एग्जीबिशन 2021 में लॉकडाउन के वक्त शुरू किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया जहां वो अपनी कला की प्रदर्शनी कर सके। इस साल इसके 4th एडिशन का आयोजन 9 और 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया है। इस मौके पर पद्म नारायणी स्टोर का लॉन्च किया गया। पद्म नारायणी स्टोर में संस्था और देश के विभिन्न क्षेत्रों की कारीगरों द्वारा तैयार की गई हैंडमेड वस्तुएं उपलब्ध होंगी। तो चलिए 9 और 10 अगस्त को ऊर्जा का जो 4th एडिशन होने जा रहा है, उसमें इस साल क्या अलग देखने मिल सकता है, इसके बारे में जानते हैं महारानी राधिका राजे गायकवाड़ जी से। काफ़ी चीज़ें आपको अलग दिखेंगी इधर। एक तो हमारे पार्टिसंस बढ़ गए हैं इस साल, हमने जगह और बढ़ाई है क्योंकि बहुत ही डिमांड रहती है और हम जितने आर्टिसंस को पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इस साल हमारे आर्टिसंस का तादाद भी बढ़ी है और कई नए विस्तार से आर्टिसंस आ रहे हैं इस बार। बेंगलोर से, कश्मीर से, वेस्ट बंगाल, असम से, भोपाल से, सो कई नई प्रदेशों से भी आर्टिसंस आ रहे हैं और हम बहुत उत्सुक हैं कि बड़ौदा को ये क्या रिस्पांस रहेगा और ये कारीगरों को बड़ौदा का प्रेम मिलेगा और सहयोग मिलेगा कि इन कारीगरों को, इन सभी को आपने किस तरह से चुना है, किस तरह से इन्हें ढूंढा गया? तो यही रहता है मेरा एक प्रयास और टीम का प्रयास कि आप आर्टिसंस ऑथेंटिक होने चाहिए, सब नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हों, मशीन के एम्ब्रॉयडरी या मशीन का प्रोडक्शन ना हो, हैंडमेड हो। इन आर्टिसंस को अभी तक वो सहयोग और वो सपोर्ट नहीं मिला है, उनको हम ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं और बड़ौदा में एक वैरायटी लाना चाहते हैं क्योंकि बड़ौदा वासियों को कला और संस्कृति का आभास तो है ही। तो मेरा ये मानना है कि जितना आप वैरायटी लाएंगे और जितनी अलग अलग आप कलाकृतियाँ दिखाएंगे, जितनी अलग अलग संस्कृति की झलकें दिखाएंगे आप, जो हमारे हिंदुस्तान में इतनी अलग अलग आप देखेंगे संस्कृति सभ्यता है, तो उसकी अगर झलक बड़ौदा लाएंगे तो बड़ौदा का ऑडियंस भी कुछ नया सीखेगा और सराहेगा और ये जो कारीगर हैं उनको एक मौका मिलेगा डायरेक्ट कांटेक्ट करने का एक ऑडियंस के साथ। बड़ौदा जैसी एक
प्रगतिशील ऑडियंस के साथ, तो वो भी कुछ सीख के ही जाएंगे। ऊर्जा 2024 जहां पर कई महिला कलाकारों को जगह मिलने जा रही है अपनी कला का जो प्रदर्शन दिखाने का, तो ये जो ऊर्जा में जो महिलाएं आएंगी, जो कलाकार आएंगी, वो देश के किस किस विस्तार से आ रही हैं, किस किस एरिया से आ रही हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं? इस बारी हमारे पास जम्मू कश्मीर है, बनासकांठा है, कच्छ, भुज, भोपाल, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, बेंगलोर, पुणे एंड सूरत, काफ़ी जगह से है। जब इन कलाकारों को आपको चुनना होता है तो इनको ढूंढना एक अलग बात है, लेकिन उनसे कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ों में बहुत वक्त लगा, बहुत मुश्किल है। कई हमारे अनफॉर्चुनेटली जो आर्टिजन्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जिस तरीके से जिस एटमॉस्फेयर में वो काम करते हैं, न बिजली न लाइट, और पूरा हैंडलूम्स के ऊपर उनका काम होता है। जब मैं उनको कुछ मैसेज भी लिखती हूँ नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन वॉइस मैसेज पे होता है। उन्हें हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी का तो सवाल ही नहीं। फिर मैं अपना जो उनका एक टेक्स्ट बनाती हूँ, मैं बांग्ला में वो कन्वर्ट करती हूँ, फिर उनको मैं भेजती हूँ, तो वो समझते हैं। फिर कितने लोग हैं जिनको आपने इसमें चुना है, कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले इस एग्जीबिशन? 3 to 45 पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास, स्टॉल्स है, एंड प्लस हमारा जो इन हाउस अभी स्टोर है पद्मनारायण। क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल थीम अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 मनाया जा रहा है। इसके तहत गुजरात के वडोदरा में एकेडमी फॉर पीडियाट्रिक गुजरात, एकेडमी फॉर पीडियाट्रिक वडोदरा और न्यूनेटल फोरम गुजरात चैप्टर द्वारा 1 से 7 अगस्त तक विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिसमें वडोदरा की विभिन्न मेडिकल कॉलेज, एसएसजी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, GMERS गोत्रे मेडिकल कॉलेज, पारुल हॉस्पिटल, सुमनदीप विद्यापीठ, विभिन्न प्राइवेट ट्रस्ट, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ईशा हॉस्पिटल समेत कई हॉस्पिटल भी शामिल हुए हैं। विभिन्न गतिविधियों के जरिए दूध पिलाने वाली मां और उनके फैमिली मेंबर्स, मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव सभा, क्विज, नाटक, विभिन्न कंपटीशन जैसे आयोजन भी इस मौके पर किए जा रहे हैं। इन सभी आयोजन का आशय बेस्ट फीडिंग के प्रति लोगों को अवेयर करने का है, ताकि बच्चे और माता दोनों का स्वास्थ्य सुचारू रहे। गुजरात के केवड़िया में ट्राइबल म्यूजियम में आदिवासी युवक की पिटाई के बाद युवक की मौत हो गई है। इस मामले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक शव स्वीकार करने से डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने इनकार कर दिया है। गरुड़ेश्वर PHC के बाहर ही विधायक ने धरना देते हुए इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि एजेंसी को बचाने के लिए पुलिस मामले में लीपापोती की कोशिश कर रही है, और ऐसे में गरीब परिवार के लिए चैतर वसावा ने न्याय मांगते हुए कल से केवड़िया बंद की भी बात की है। અમે શરૂઆતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ગયા, જે વ્યક્તિને માર માર્યો છે એને ખોલીને આખું જોયું તો ખૂબ બેરહમથી મારી છે. એમના પરિવાર ખૂબ જ વેદના અને દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે. અહીંના લોકોમાં ખૂબ આક્રોશ છે. આ ભાઈને પણ હોસ્પિટલમાં એમની બોડી જોઈને આવ્યા તો ઝાડા પેશાબ કરાવી દીધા, એટલા ખતરનાક માર માર્યો છે. ત્યારે અમે કહીએ છીએ કે અમારા લોકો સામે આટલી બધી ધૃણા કેમ? વિસ્તાર અમારો, વસ્તી અમારી, જમીન અમારો, ત્યારે અમે હવે ચલાવવાના નથી. અમને ન્યાય નહીં મળશે તો આવનાર દિવસોમાં હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસીઓ અહીંયા ભેગા થશે અને અમારે બંધના એલાનો પણ અમે આપવાના છે. એમને ન્યાય મળશે. આવતીકાલે પણ અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બંધનું એલાન આપીશું. આવનારા દિવસોમાં 5 દિવસ 10 દિવસ જેટલા દિવસો થશે અમે બંધનું એલાન આપીશું. બોડી પણ અમે સ્વીકારીએ નહીં જ્યાં સુધી પરિવારને ન્યાય નહીં મળશે, ત્યાં સુધી અમે ડેડ બોડી સ્વીકારવાના નથી. તંત્ર દ્વારા જે અહીંના મજૂર લોકો છે, સુપરવાઇઝર છે, એમની ધરપકડ થયેલી છે. જે વ્યક્તિનો આ કરોડોનો પ્રોજેક્ટ છે તો એ વ્યક્તિનું નામ કેમ એફઆઈઆરમાં નથી નાખ્યું? જે અધિકારી આ સંભાળે છે એનું નામ કેમ એફઆઈઆરમાં નથી? અને આટલો કરોડોનો પ્રોજેક્ટ હોય, 257 કરોડનો ખર્ચો થયો છે, તો અહીંયા તમારે સીસીટીવી કેમેરા મૂકવા જોઈએ. અહીંયા કોણ આવે છે કોણ જાય છે તે પણ તમે નથી મૂક્યા. એટલે 6 વર્ષથી આ પ્રોજેક્ટમાં માત્ર ને માત્ર કરોડો રૂપિયા
અહીંના ભાજપના લોકો કઈ રીતના સગે વગે કરે છે આવનાર દિવસોમાં ખુલ્લા પાડીશું. આજના આટલી દુઃખદ ઘટનામાં પણ કેટલાક રાજકીય નેતાઓ આને ભીનું સંકેલવા માટે પોલીસ પર દબાણ કરી રહ્યા છે, પણ અમે એ ચલાવવાના નથી. જે પણ રાજકીય નેતા ભીનું સંકેલવા પ્રયાસ કરતા હોય એમને પણ આપના માધ્યમથી કહીએ છીએ કે આદિવાસી સમાજનો એક દીકરો મર્યો છે, એના પિતા એકને એક દીકરો ગુમાવીને બેઠા છે, એટલે એમને ન્યાય નહીં મળશે તો અમે આવનાર દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, Health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together, everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. Speaker sir, I saw it with my own eyes, and I've seen many disasters. I've visited many different places where disasters have taken place, but it was very, very sad to see here that in a number of cases, only one member of a family is remaining. Mother, father, grandmother, brother, everybody is dead, and there's only one person remaining. Sometimes the person is a child, sometimes the person is an adult. So it was a real tragedy to see that, and I'd like to also thank the entire House for the support that everybody has given to the people of Wayanad. Thank you. तो ये थे अब तक के समाचार. देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV.